हेलो 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 हेलो। हेलो। अच्छा तो क्यों कनेक्ट नहीं हुआ था? कितनी देर तक जब कनेक्ट हो गया? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर क्लियर आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी, तो हैंड रेज करें आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो आप लोग हैंड रेज करें। जी सर। अगर नहीं तो वैसे ज़रा चेक करो कि मसला है, अगर हो जाता तो फिर ज़रा जी स्टूडेंट्स। ओके जी। बेसिकली थोड़ा सा माइक का इशू था, थोड़ा सा चेंज किया, अब हम इसको क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके राइट जी। राइट जी। आज हम थोड़ा सा प्रॉपर इसको शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा याद होगा, मैं जस्ट थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया था कि बेसिकली लैंग्वेज होती क्या है, इसमें ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने बात की थी कि इसमें जो ट्रांसलेटर इसका कंपाइलर होता है। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। तो आज बेसिकली जो है हम इसको ज़रा प्रॉपर जो है, मैं सबसे पहले आपको जो है एक IDE इंस्टॉल करेंगे। आपकी जो मतलब जो कोर्स के अंदर जो उन्होंने आईडी यूज़ किया हुआ है वो डेव सी प्लस प्लस है। तो बेसिकली हम भी डेव सी प्लस प्लस को ही यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि इसको इंस्टॉल बेसिकली आपने कैसे करना है। राइट, पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। और इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मेरे पास वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ पहले। ओके, मैं ज़रा शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। ओके जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर किया है। तो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो डी ड्राइव के ऊपर, मैंने इस कंप्यूटर के ऊपर सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके जो कंप्यूटर है वो कितने बिट का है। ठीक है ना, उसमें विंडोज़ कितने बिट्स की है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास विंडोज़ 10 है। ठीक है, पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके आपके पास माई कंप्यूटर आ रहा होगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो उस प्रॉपर्टीज़ में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू दैट आप इसका डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आईडी को यूज़ करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बड़ा मुश्किल चीज़ है। सिंपल आपने, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ, बल्कि मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस वक्त डेव सी प्लस प्लस 5.11 वर्जन जो था वो मैंने डाउनलोड किया था। आप अपने LMS के ऊपर जाएंगे, डाउनलोड्स के सेक्शन में ये तमाम डेव सी प्लस प्लस वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये अंदर एक फाइल है, या इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर ही। जैसे फॉर एग्जांपल इसको राइट क्लिक करें, अगर आपके पास विन RAR का सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसको यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट कर लें। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस फोल्डर के अंदर एक ये एक्जी फाइल आ जाएगी, इसको आप डबल क्लिक करेंगे और ये आपका जो है इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। राइट जी, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने वैसे ऑलरेडी इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। लेट्स सी क्या कहते हैं। ओके, तो विद इन मतलब मैं 2 to 3 मिनट्स जो है कि आपकी आईडी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ओके ओके करते जाना है, कुछ नहीं, आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। राइट, ओके जी। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपने क्या करना है कि मैं डेव सी प्लस प्लस अब मैं रन करता हूँ। जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, या यहाँ पे जैसे मैं अगर डेव लिखूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा डेव सी प्लस प्लस। ओके जी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके जी, ओके, लेट्स सी, हमारे पास ये इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डेव सी प्लस प्लस का आईडी हमारे पास आ गई है। सबसे पहले अगर आप देखें
तो मैं थोड़ा सा फाइल करके आप न्यू करके यहाँ पर सोर्स फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें टूल्स में जाके एडिटर ऑप्शंस में जाके जरा इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ सके। चलो इसका साइज पे चलो 20 कर दूँ। जो भी फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं वो उसकी सेटिंग वेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर आप चेंज करना चाहें, रेनो के कलर्स वगैरह जैसे वैसे डिफॉल्ट में रहेंगे। ओके जी, उसके बाद ओके कर दें। ओके, ये मेरे पास इसकी आईडी को मैंने जरा इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया। ओके जी, मैं इसके अंदर पहला प्रोग्राम जो है राइट कर रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। आपने यहाँ पर हैश साइन इंक्लूड, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ आपने आईओ स्ट्रीम लिखना है, इसके साथ डॉट एच नहीं लगाना आपने, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपने एक लाइन लिखनी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद ये मेन फंक्शन आपका आएगा और उसके बाद ये आपने ओपनिंग ब्रेस है, देन इसकी क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक है। यहाँ पर आप ये मेन प्रोग्राम का बॉडी एरिया है, यहाँ पर आके अपना पूरा प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट करके, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट मैं प्रोग्राम कंपाइल करके आपको यहाँ पे सिर्फ शो करना चाहता हूँ कि इसकी आउटपुट आ रही है। लेट्स से मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे एक सेमी कॉलन आप लगाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, ये एक सिंगल स्टेटमेंट मैंने इसके अंदर लिखा है, राइट जी। अब अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप इसको करें तो कंपाइल कैसे करना है आपने, ठीक है ना। वैसे तो आपके पास मेन्यू में ऑप्शन है, एग्जीक्यूट में आप जाएंगे, कंपाइल करने की ऑप्शन है, प्रोग्राम को आपने रन करना है तो यहाँ से रन करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। और अगर आप कंपाइल इस पर क्लिक करेंगे तो कंपाइल करने के बाद ये खुद ब खुद इसको रन कर देगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कंपाइल एंड रन, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। फाइल और मैं इसको सेव करता हूँ, राइट। जब आप सेव करेंगे, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो कुछ ये मैं हम क्लास में काम करेंगे इसका लिंक मैं आपके साथ गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, तो आपको कोई नोट करने की प्रोग्राम नोट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने कंसंट्रेट करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये फाइल्स की सूरत में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके जी, लेट्स से मैं यहाँ पर CS201 का फोल्डर है, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। लेट्स से आज की डेट के हवाले से हम बना लेते हैं, 8 की 13/5 और 2020, राइट। ये फोल्डर हम क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं मेरा पहला प्रोग्राम है, लेट्स से मैं फाइल का नाम prog1 रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एज टाइप आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं ये C++ फाइल्स है। याद रहे कि C++ के अंदर जब भी आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वो उस फाइल की एक्सटेंशन जो है वो .cpp लगाता है, राइट। cpp एक्सटेंशन लगा देगा, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो पुराना जैसे मैंने आपसे कहा था ये जो कंपाइलर है इसमें आप सी के प्रोग्राम्स भी कंपाइल कर सकते हैं और C++ के प्रोग्राम्स भी कंपाइल कर सकते हैं। जो सी के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी फाइल की एक्सटेंशन .c होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा तो ये एक prog1.c के नाम पे, यानी कि सी का बेसिकली ये कोड इसको कंसीडर करेगा। इसी तरह से हम इसको C++ पे ही रहने देते हैं, ठीक है। CPP फाइल की एक्सटेंशन इसकी लगा देगा prog1 के अंदर और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके जी, जैसे हम इसको सेव करते हैं और ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हम डी ड्राइव के ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पर इस फाइल को हमने सेव किया CS201 के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर ये आज की डेट का फोल्डर था, तो यहाँ पर आप देखिए prog1 के नाम की फाइल सेव हो गई है। आप इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये नजर आ जाएगा कि
जी सॉरी स्टूडेंट, जरा थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आया था कुछ, जिसकी वजह से लाइट वगैरह का कुछ मसला था हमारा। जी स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो। ओके जी स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। सॉरी ये थोड़ा सा कुछ मसला आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, ये लाइट वगैरह के कुछ इशू चल रहा था। कल मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करूँ। ओके ओके जी, हम इसको जहाँ से स्टॉप किया था मैं इसको ज़रा दोबारा से आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। ओके जी, जैसे आपको याद होगा, मैंने अभी हमने क्या किया था, एक छोटा सा मैं आपको बता रहा था कि हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट जी। तो ये प्रोग्राम आपने देखा कि जब हमने इस प्रोग्राम की सोर्स फाइल बनाई है तो ये prog1.cpp के नाम से ये फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। ओके जी, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हैं, ये देखें आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं डिफरेंट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, तो ठीक है, एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल, जिसकी शॉर्टकट की है F9 प्रेस करेंगे तो सिर्फ कंपाइल करेगा, F10 प्रेस करेंगे तो इसको रन करेगा, और अगर आप F9 प्रेस करेंगे तो इसको कंपाइल करके रन करेगा। पहले मैं सिर्फ इसको कंपाइल करता हूँ। जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये नीचे आपके पास यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आया कि कोई इसमें सिंटैक्स एरर तो नहीं है। जैसे आप यहाँ पे ये शो कर रहे हैं एरर्स 0, वार्निंग्स 0। एक एरर्स होते हैं और एक वार्निंग्स होती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई गलती करता हूँ, ओके जी, जैसे आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे आपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, तो इसने एक और फाइल यहाँ पर जनरेट कर दी है, ठीक है ना। prog1 के नाम से पहले ये फाइल पड़ी थी और ये एक और फाइल बन गई। इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये एक exe फाइल इसने बना दी। तो नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऐसी फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन .exe होती है, ठीक है, ये आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, इनको आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आउटपुट दिखा के चले जी, मैं इसको अब यहाँ पे रन करता हूँ, इस एनवायरनमेंट पे रन करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कैसे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल हो चुका है और आप यहाँ पर इसको रन करते हैं। जैसे आपने रन किया तो आपके पास ये एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई है और ये आपकी आउटपुट हेलो कॉमा वर्ल्ड लिखा हुआ है। कुछ ये चीजें नीचे लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये यहाँ पर रुका हुआ है। जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा ये मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, राइट जी। तो आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने देखा कि हमारे पास ये सोर्स फाइल पड़ी हुई है और ये आपके पास उसकी बाइनरी फाइल है या एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम में चेंजेस करनी है तो आपने इसको हमेशा दोबारा से कंपाइल करना है। आपके पास यहाँ पे कुछ टूल बार्स के ऊपर भी ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ से आप कंपाइल कर सकते हैं, यहाँ से आप रन कर सकते हैं और यहाँ से कंपाइल एंड रन। तो ज़्यादातर हम इसको इसी को यूज़ करेंगे, वो कंपाइल करके साथ ही रन कर देगा। अगर कोई एरर होगा तो हमें एरर शो कर देगा और अगर एरर नहीं होगा तो वो हमें उसमें करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, चलिए मैं यहाँ पे .h लगाता हूँ और मैं अब इसको कंपाइल करके इसको रन करते हैं। ओके जी,
जैसे आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये आपको ये एरर देगा iostream.h नो सच फाइल और डायरेक्टली सा का एक एरर देगा। तो आपने क्या करना है, कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होगा कि .h आपने लगाना है, राइट। ओके जी, मैं इसको जरा खत्म करता हूँ, इस लाइन को खत्म करता हूँ और मैं अब इसको दोबारा से यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये आपको ये देख रहे हैं कि ये .h इस कंपाइलर में या इसमें ये आपको इस तरह से अलाउ नहीं करेगा। इसकी क्या रीज़न है, वक्त के साथ साथ जैसे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा ये क्यों ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस और यहाँ पर आपने std लिखना है, ठीक है। ये आपने लिखना है, इसकी डिटेल्स फिर वक्त के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ये क्यों लिखना है, क्यों जरूरी। फिलहाल आपको कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने इसको फिलहाल वैसे ही करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपने। ओके, जब आपने पहला प्रोग्राम लिखना है तो ये पहली लाइन आपने यहाँ पर लिखनी है हाइसन इंक्लूड, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, ये हमारा मेन जो है, ये हमारा मेन प्रोग्राम होता है या मेन फंक्शन आप इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, इसका एक ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। तो इसको हम ये मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम का ब्लॉक है। तो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोग्राम लिखना है वो इन दो ब्रेसेस के दरमियान लिखना है। बात समझ आ गई। कोई भी स्टेटमेंट, जैसे अब ये सी आउट ये एक स्टेटमेंट है, राइट, और इसके आखिर में सेमी कॉलन लगा हुआ है। तो जो सेमी कॉलन होता है इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। जब भी आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर समझेगा ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, राइट। ओके जी, तो कुछ चीजें हैं, कुछ यहाँ पर ये आपके पास सी आउट आपको नजर आ रहा है। ये सी आउट बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, छोड़ दे ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी आप इस परेशानी में ना पड़े, वक्त के साथ आपको समझ आएगी। सी आउट आप समझ लें कि आपके पास जो है, एक मिनट में आपको बता ओके, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चले, मैं यहाँ पर साइट पर नोट फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये जो सेमी कॉलन होता है इसे आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई स्टेटमेंट आपने खत्म करनी है, ठीक है ना, तो उसके आखिर में आप ये सेमी कॉलन जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। इसका भी फॉन्ट साइज राइट। इसी तरह से ये स्टेटमेंट हमने, अच्छा एक और चीज आपने ख्याल रखनी है, ये जो ऊपर हम इसमें कुछ स्टेटमेंट्स को कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स करने का तरीकाकार क्या है कि आप किसी भी लाइन से पहले जो है
हाँ, जी स्टूडेंट्स, सॉरी अगेन थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके जी, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा। ओके राइटली, तो मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली ये हमने एक प्रोग्राम इसके अंदर लिख लिया। देखो आवाज आ रही। ओके जी, राइटली। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब कुछ चीजें, ये जैसे ऊपर की लाइन है, इसमें अगर आप कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको ये एग्जीक्यूट ना हो, या किसी भी स्टेटमेंट के बारे में आपने कोई रिमार्क्स लिखने हो, तो उसके आगे आप डबल स्लैश के साथ रिमार्क्स लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज आउटपुट स्टेटमेंट, दिस इज आउटपुट स्टेटमेंट, राइट। तो डबल स्लैश के बाद जो कुछ भी आप लिखते हैं, कंपाइलर उसको एज ए स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, वो सिर्फ प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ आपको नजर आता है, अदरवाइज उसका कोई मतलब आपका एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता, कोड नहीं बनता, ठीक है। तो इसको आप रिमार्क्स भी कहते हैं या कमेंट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा है, तो अब आप देखेंगे अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट आपको मिलेगी, यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोई सी आउट, ये कोई C++ की कोई स्टेटमेंट नहीं है, राइट। ये जस्ट रिमार्क्स लिखने के लिए होता है। अगर फर्ज कर ले कि मैं इस लाइन से पहले डबल स्लैश लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट आपकी पूरी रिमार्क्स बन गई है। अब आप देखेंगे इसकी आउटपुट कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, कोई स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। तो बेसिकली C++ के अंदर आपके पास जो रिमार्क्स है वो डबल स्लैश के साथ आप रिमार्क्स लिखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा और देखिएगा, हमारे पास C++ में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। ऑपरेटर्स, हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं। जैसे सपोज हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, प्लस, माइनस, ठीक है, एस्ट्रिक, स्लैश, ठीक है, और एक और ऑपरेटर होता है इसके अंदर, परसेंट मॉड ऑपरेटर, राइट। तो ये प्लस का ऑपरेटर, अगर आपने एडिशन करनी है तो प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, माइनस करना है तो आपने हाइफन का ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, asterisk for multiplication, slash for division, and percent for the mod operator. Okay, ये जो mod operator, हेलो, ओके, तो ये बेसिकली आपके पास मॉड ऑपरेटर है। मॉड ऑपरेटर का क्या काम होता है, फर्ज कर ले कि मैंने यहाँ पर अगर लिखा है लेट्स से 9% फॉर एग्जांपल 3 या 2 लिखते हैं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, 9 डिवाइडेड बाय लेट्स से 2 करेगा, तो जो बाकी बचता है रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। जैसे आप 9% 2 लिखेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, बेसिकली आपका 2 4 8 होता है, तो बाकी क्या बचेगा 1, तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। ये सब कुछ मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, लाइक सी आउट लेस देन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 9% 2, अगर 9 मॉड 2, राइट। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये हमें क्या दिखाएगा, आउटपुट इसकी 1 दिखाएगा। तो देखें आपके पास ये 1 दिखा, तो ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल सी आउट लेस देन 9 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, तो ये बेसिकली आपको क्या रिटर्न करेगा, बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि 4.5 आएगा, लेकिन ये आंसर 4.5 नहीं देगा, बल्कि आप इसकी आउटपुट देखें तो 1 स्टेटमेंट की आउटपुट आ रही है और 4 जो है अगली स्टेटमेंट की आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो इसने पॉइंट्स में आंसर नहीं दिया, उसकी वजह क्या है कि बेसिकली आपके पास ये जो 9 है ये एक इंटीजर है, एक होल नंबर है। जब भी होल नंबर को आप होल नंबर के डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर होल नंबर में देगा, ठीक है। तो इंटीजर में देगा, जैसे इसका आंसर 4.5 की बजाय 4.5 की बजाय खाली 4 आ रहा है, राइट। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर लिख देते लेट्स से 9.0, राइट, तो अब ये आपके पास क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है। अब अगर आप इसको डिवाइड करके आप इसको रन करेंगे तो आप इसकी आउटपुट देखिएगा कि अब आपको वो जो आउटपुट है 4.5 दिखा। अब आपने यहाँ पर एक चीज और नोट की है कि ये एक
एक ही लाइन के ऊपर आउटपुट में दिखा रहा है स्टेटमेंट। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट के बाद एक न्यू लाइन फीड हो जाए, तो आप इसके साथ लेस देन के साथ एक मैनिपुलेटर होता है एंड एल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इस आउटपुट को दिखाएगा, इसको दिखाने के बाद एक न्यू लाइन फीड करेगा और देन ये आउटपुट आपको दिखाएगा। ओके जी, मैं इसको अगेन कंपाइल करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ। आप देख सकते हैं 1 पहली लाइन पर आया और 4.5 नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ रहा है, राइट। इसी तरह से आप मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाकी ये मल्टीप्लिकेशन आप करना चाहें, एस्टेरिस्क ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी आउट लेस देन फॉर एग्जांपल। चले जी हम इसके बाद दोबारा से एंड एल लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल 9 लेट से, या 9 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल 2। तो इसकी आउटपुट डेफिनेटली आपको ये कि क्या आएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट 18 आ गई, राइट। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो C++ में अवेलेबल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, वो ये टोटल आपके पास 5 ऑपरेटर्स हैं। ओके जी, इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर है ASSIGNMENT, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है जिसे इक्वल टू कहते हैं। इक्वल टू से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई अभी वेरिएबल बनाएंगे, आपकी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो x एक वेरिएबल है और उसको एक वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। एक और ऑपरेटर है जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, रिलेशनल, या कुछ लोग इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, रिलेशनल और द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के अंदर मतलब ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये सब यूज होते हैं आपके पास। रिलेशनल ऑपरेटर्स में जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस और इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल है, फिर आपके पास नॉट इक्वल है, फिर डबल इक्वल्स के साथ यानी कि इक्वल्स ऑपरेटर है, राइट। इसी तरह से आपके पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, नॉट इक्वल और इक्वल्स। याद रहे कि कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं वो आपकी एक जो आउटपुट देगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स देगा। C++ में अगर कोई आउटपुट को रिजल्ट ट्रू होगा तो ट्रू की जगह वो आपको 1 शो करेगा और फॉल्स की जगह वो आपको 0 शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको भी अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से इस कंपाइलर के अंदर। ओके, अब ये तमाम स्टेटमेंट्स जो लिखी है मैं इनको रिमार्क्स करना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे 3 स्टेटमेंट्स है तो ये आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स को अगर आपने रिमार्क्स करना, एक तो तरीका ये है कि आप इनसे पहले हर एक से पहले डबल स्लैश लगा दें, तो ये आपके पास रिमार्क्स बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको रन करेंगे, कंपाइल एंड रन करते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, तो ये देखें कि कोई आउटपुट नहीं आ रही क्योंकि मैंने तमाम स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया, रिमार्क्स कर दिया। ओके, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स है और उनको आप कमेंट करना चाहते हैं रिमार्क्स, तो इससे पहले एक स्लैश एस्ट्रिक लगाएं और जहां तक आपने करना है एस्ट्रिक स्लैश, तो ये आपका एक कमेंट ब्लॉक बन जाता है, राइट। तो बजाय इसके अलग अलग हर एक को करें, पूरा एक ब्लॉक अगर आपने कमेंट करना तो आप इस तरीके से इसको कंपाउंड स्टेटमेंट्स को रिमार्क्स कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी, ओके जी, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, लेट्स से सी आउट लेस देन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लेट्स से 2 इज लेस देन फॉर एग्जांपल 3 और सेमीकोलन। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 जो है वो लेस देन है 3 से, या तो ये बात सही है या गलत है, ठीक है ना। ओके जी, लेट्स से अगर हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं, ओके जी, थोड़ा सा इसमें जैसे मैंने इसको कंपाइल करके रन किया तो आप ये देखिए इसने कुछ एरर्स शो कर दिया, एरर्स भी शो कर दिया। ये कुछ ऑपरेटर्स, ये भी एक ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं, आप इसके साथ पैरेंथेसिस लगा दें, ठीक है ना, यानी कि ये चीज आपको एक सेपरेट नजर आए, 2 इज लेस देन 3 कर दें। ओके जी, दोबारा से हम इसको रन करते हैं तो अब आप देखें कि इसकी आउटपुट आपको 1 नजर आ रही है। 1 का मतलब क्या है कि 2 इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बात सही है कि 2 बाकी 3 से छोटा है, तो इसकी आउटपुट ट्रू आई या 1 आया, राइट। ओके, इसी तरह से अगर
पहले जो एरर दे रहा था वो एरर क्यों दे रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें ये एरर क्यों दे रहा था, बेसिकली ये जो लेस देन है ये भी एक ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्मली इसको हम सी आउट के साथ इस्तेमाल करते हैं, या एक और इसका आगे मैं बताऊंगा इसका एक और भी यूजेज है। फिलहाल ये जो लेस देन है ये भी एक ऑपरेटर होता है, और इस ऑपरेटर को हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, राइट। बात समझ आ गई आपको? सो दिस इज द इंसर्शन ऑपरेटर। तो कंपाइलर क्या करता है, ये जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर है ये क्या कर रहा था, सी आउट लेस देन 2, यानी कि ये इस चीज को पहले प्रोसेस कर रहा था, सॉल्व कर रहा था। तो नॉर्मली ये क्या कर रहा था कि 2 को आउटपुट के ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा था मॉनिटर पे, और देन इसको इसके साथ कर रहा था। तो ये कोई वैलिड सिंटैक्स नहीं, इस वजह से ये एरर दे रहा था। तो जब हम इसके साथ पैरेंथेसिस लगाकर हम इसको प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि ये एक अलग जो है प्रोसेस होगी ये चीज, और फिर उसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो सी आउट के ऊपर जाएगी। बात समझ आ गई आपको? तो ये इसी तरह से आप और देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सी आउट, अच्छा जी आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर भी आप एंडल लिख सकते हैं, पहले एंडल लिखते हैं, और एंडल के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लेट्स से 5 इज फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 3, ठीक है, या 5 इज ग्रेटर देन लेट्स से 11, राइट। तो ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है। 5 जो है वो बड़ा नहीं है 11 से, और इसकी आउटपुट आपको डेफिनेटली इस स्टेटमेंट की आउटपुट आपको क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। ओके, जैसे मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी आउटपुट आपको 0 मिलेगी। बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ही कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल सी आउट इज, अगेन मैं यहाँ पर एंडल लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी लेट्स से मैं कहता हूँ जी 5 और डबल इक्वल्स लेट्स से 5। इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 5 के बराबर है? तो ये डबल इक्वल्स जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। दोबारा से कंपाइल करते हैं, मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी आउटपुट भी 1 आ रही है। अब अगर आप यहाँ पर खाली सिंगल इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर ये एरर देगा, राइट। क्यों एरर देगा? हम ये कह रहे हैं कि हम 5 असाइन कर रहे हैं किसको, 5 को, जबकि लेफ्ट साइड पर कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता बल्कि कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है, तो ये इसलिए एरर देगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंगल इक्वल एंड द डबल इक्वल। सो द डबल इक्वल इज द कंपैरिजन ऑपरेटर एंड सिंगल इक्वल इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ आ गई आपको? तो ये चीज आपने थोड़ा सा इसको ख्याल रखना है। ओके जी, बाकी मैं कल ऑपरेटर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमने देखा कि ये डिफरेंट जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। एक और ऑपरेटर की टाइप है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये अभी बड़ी बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी शायद आप में से काफी लोगों ने इन चीजों को पढ़ा भी हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ। ओके जी, नेक्स्ट एक और टाइप होती है ऑपरेटर्स की जिसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सी प्लस प्लस के अंदर जो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एक एंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एक आपके पास और होता है, और एंड, एक एंड ऑपरेटर है, एक आपके पास और है, और एक आपके पास नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होता है, राइट। इनमें फर्क क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एंड और नॉट, ठीक है। राइट जी, बेसिकली आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो एक्सप्रेशंस है, लेट्स से एक ए एक्सप्रेशन है और एक फॉर एग्जांपल बी एक्सप्रेशन है, राइट। अगर एक एक्सप्रेशन की आउटपुट 0 है और दूसरे की भी एक्सप्रेशन 0 है, यानी कि दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं, और अगर आप ए और बी के दरमियान एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सी प्लस प्लस में एंड ऑपरेशन के लिए डबल एम्परसैंड का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसका मतलब है कि आप ए और बी के दरमियान जो है कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड का ऑपरेशन। तो जब भी आप 0 0 करेंगे तो इसकी एंड आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि एक एक्सप्रेशन अगर फॉल्स रिटर्न करती है दूसरी भी फॉल्स करती है तो उसकी आउटपुट फॉल्स आएगी, राइट। इसी तरीके से अगर आपके पास ये वाली फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी इसकी आउटपुट 0 आएगी, अगर ये 1 है ये 0 है तो भी इसकी आउटपुट आपकी 0 आएगी, राइट। और इसी तरीके से एक आखिरी कॉम्बिनेशन है कि अगर दोनों एक्सप्रेशंस आउटपुट आपको
1 देगी, देन इसकी आउटपुट 1 आएगी। बात समझ आ गई? तो एंड ऑपरेशन क्या करता है, अगर आपके पास इनपुट में 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस होगी तो हर एक्सप्रेशन अपनी एक आउटपुट देगी, क्योंकि एंड के साथ याद रखिएगा कि जो भी आप एक्सप्रेशन पास करेंगे वो कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन पास करेंगे, राइट? तो अगर दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस आपको ट्रू देंगी तो आउटपुट आपकी ट्रू आएगी, 1 आएगी, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगी, राइट? जैसे कि मैं आपको कंपाइलर में इसको करके दिखाता हूँ। ओके, चलिए जी, मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, रिमार्क्स कर रहा हूँ, ठीक है जी, स्लैश एस्ट्रिक, और इसके साथ मैंने एस्ट्रिक स्लैश लिख दिया। ओके जी, नेक्स्ट है जी, फॉर एग्जांपल फर्ज कर ले, मैं कहता हूँ जी सी आउट लेट्स से एंड एल, और मैं कहता हूँ एंड एल, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी एक एक्सप्रेशन है, मैं कहता हूँ जी 2 डबल इक्वल्स 2, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी आउटपुट ट्रू आएगी, और इसके दरमियान मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें मैं साथ में कह देता हूँ कि 3 इज नॉट इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3। बात समझ आ गई आपको? और इसके आगे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। अब क्या हुआ कि ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और इसकी आउटपुट किसको पास हो रही है, इस एंड, राइट? तो ये क्या आपको रिटर्न करेगा, ये जाहिर सी बात है कि आपको जो है ये जो है ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, जबकि ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। 0 1 और ये एंड को पास होगा तो आउटपुट क्या आएगी, जाहिर सी बात है कि 0 आनी चाहिए। ओके ओके, राइट जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, वही फिर हुआ मसला, इसने क्या किया कि 2 इक्वल्स टू 2 करके, और इसने इसको आउटपुट के ऊपर भेज दिया, ये ट्रू है, और इसने इसको नहीं किया, ठीक है? तो इसको आपने क्या करना है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसको आपने इसमें पैरेंथेसिस में लिखना है। ओके, राइट जी, अब हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट आपकी 0 आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पैरेंथेसिस को हम कैसे इस्तेमाल करें, मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया, उसने क्या किया कि इसकी आउटपुट उसने ये इसके ऊपर सी आउट कर, राइट? ओके जी, तो जब हमने इसको पूरे को प्रोसेस करना है तो मैंने इसको पैरेंथेसिस के गिर्द रख दिया। अब ये क्या होगा, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन प्रोसेस होकर देन आउटपुट हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आप और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करता है। C++ में जो एंड ऑपरेटर है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एंड ऑपरेटर के लिए, एंड लॉजिकल ऑपरेटर के लिए डबल एम्परसैंड इस्तेमाल करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर के लिए डबल पाइप साइन का इस्तेमाल करते हैं, बैक स्लैश के ऊपर जो होता है इसे हम और के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है उसको आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से डिनोट करते हैं, राइट? नॉट का ऑपरेटर क्या करता है, अब ये देखें, ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, अब ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें जनरली, तो आपके पास ऑपरेटर्स दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, और एक आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, राइट? बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी का मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 2, यूनरी का मतलब क्या होता है 1, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट्स से a प्लस b, राइट? या मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल 4 प्लस लेट्स से 5। अब ये जो प्लस का ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड पर एक ऑपरेंड है, इसे हम ऑपरेंड कहते हैं, जैसे 4 एक ऑपरेंड है और 5 भी एक ऑपरेंड है। तो जिस ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स होंगे उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो आपके पास हैं, जैसे ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो आपका प्लस का ऑपरेटर या माइनस का ऑपरेटर है, इवन एस्टेरिस्क का भी है, एज ए यूनरी ऑपरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, वो लेटेस्ट स्टेज पे देखेंगे वो कैसे होता है, कुछ यूनरी ऑपरेटर्स भी। तो ये आपके पास एंड ऑपरेटर और जो और ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर्स है, क्योंकि इनके साथ कम से कम लेफ्ट साइड पर एक ऑपरेंड होगा और एक राइट साइड पर ऑपरेंड होगा। ऑपरेंड कोई जरूरी नहीं है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, राइट? क्योंकि एक्सप्रेशन ने भी अपनी एक आउटपुट देनी है और फिर ऑपरेटर उसके दरमियान उसको वो मतलब वर्क करेगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें जो नॉट ऑपरेटर है, ये जो नॉट ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है, ये क्या है आपका यूनरी ऑपरेटर, राइट? जबकि ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ये भी बाइनरी है और ये भी बाइनरी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके साथ कम से कम आपको
और ज्यादा से ज्यादा 2 ऑपरेंड्स पास कर, राइट। तो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इसके दरमियान, जैसे मैंने ये लिखा है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एंड की बजाय और लिखूंगा दिस वन, ठीक है, तो ये और ऑपरेशन क्या करेगा, 2 इक्वल्स टू 2, ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। जबकि और ऑपरेटर क्या करता है, अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर आप और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी 2 एक्सप्रेशन के दरमियान, राइट, जैसे इसको हम लिखते हैं ए और बी, इसमें क्या होता है, 0 0 है तो आउटपुट 0 आएगी। अगर एक भी आपकी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह से अगर आप एक नॉट का ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्जांपल नॉट का ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें, तो नॉट का ऑपरेशन हम, जैसे आप ये एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल ए टाइप साइन हमने बी किया और इससे पहले आप एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें, तो ये क्या करेगा, ये इस एक्सप्रेशन की आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। रिवर्स का मतलब क्या, अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि हमारे पास, लेट्स से अगर मैं नॉट ए करना चाहूँ, नॉट ए, तो ए ये है आपके पास, राइट। तो 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 1, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 0। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, राइट। अच्छा, अगर आप देखें कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 0 और 1 आ रही है, ओके जी। अब मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ पूरी एक्सप्रेशन को, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन से पहले आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट। और जाहिर सी बात है फिर मुझे इसको पैरेंथेसिस के जरिए करना पड़ेगा ताकि हमारी जो आउटपुट है वो पूरी आउटपुट के ऊपर जो है वो इसको करें, ओके जी। तो जब आपने इसको और किया, ये 0 था, ये 1 था, तो और किया तो 1 हो गया, और 1 को जब आप रिवर्स करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो बाद से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं पिछली एक्सप्रेशन की आउटपुट 1 थी, तो जब इसको नॉट किया तो ये आउटपुट आपकी 0 आ रही है। समझ आ गई बात आपको, ओके जी। सो लेट्स सी कि हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स को भी यहाँ पर देख लिया, राइट। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, हमने जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे, हमने कुछ इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी देख लिया। इनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम थोड़ा सा बेसिक सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस लैंग्वेज में इनको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, ओके जी। अब हम आते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, ओके। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें, बेसिकली जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में हमने कहा था, वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। एक वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं जिसे हम लिटरल्स कहते हैं, लिटरल्स, ठीक है। जैसे आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 10, सो 10 इज लिटरल, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल 3.4, 3.54 इज आल्सो लिटरल, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सिंगल कोट में लेट्स से ए, दिस इज आल्सो लिटरल। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट्स में, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से पाकिस्तान, राइट, दिस इज आल्सो द लिटरल। अब ये जो लिटरल्स हैं इनकी भी अपनी एक टाइप होती है। जैसे अगर आप देखें ये एक होल नंबर है, ये जो लिटरल है इसकी टाइप एक इंटीजर होती है, हम इसको इंटीजर या होल नंबर कह सकते हैं। 3.4 है, ठीक है। इसको आप ये इसकी ये एक रियल टाइप का लिटरल है, मैथमेटिक्स में आप इसको रियल कहते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में हम इसको फ्लोट या डबल कह सकते हैं, राइट। इसी तरह से ये जो ए है, ठीक है, ये एक सिंपल अल्फाबेट है, इसको आप लिटरल कह सकते हैं कैरेक्टर टाइप का, राइट। ये आपके पास पाकिस्तान डबल कोट्स में मोर देन 1 कैरेक्टर्स हो, इसे हम लिटरल कहते हैं स्ट्रिंग का, ये एक स्ट्रिंग है। समझ आ गई आपको। तो ये आपके पास डिफरेंट हमारे पास
लिटरल्स जो है, लिटरल्स हम किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट कांस्टेंट होता है, जो वैल्यू होती है सब बेसिकली लिटरल कहते हैं, राइट। अच्छा, ये जो वैल्यूज होती हैं इनको जाहिर सी बात है कि अगर आपने मेमोरी में स्टोर करना है तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो भी चीज आपने मेमोरी में स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे फर्ज कर लें कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट टाइप के, या जो C++ है इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स है जो मौजूद है, एक आपके पास नंबर्स टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स, राइट। और नंबर्स के अलावा एक आपके पास और टाइप है जिससे कि आप कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरी एक और टाइप होती है जिसे कि आप बुलियन कहते हैं। बुलियन से मुराद क्या है, ट्रू या फॉल्स, जीरो या वन। कैरेक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक जीरो, तो ये एक लिटरल है, देखने में बज़ाहिर आपको शायद ये लग रहा है कि ये कोई नंबर है, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू का मतलब है वन और फॉल्स का मतलब क्या है, जीरो। तो ये ट्रू और फॉल्स, ये जो लिटरल्स हैं ये आपके बुलियन टाइप के लिटरल्स होते हैं, ओके। अब जितने जितना जिस किस्म का डेटा अपने मेमोरी में जब स्टोर करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर आप देखें आपके पास जो नंबर्स टाइप के वेरिएबल्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मौजूद है। जैसे नंबर्स के लिए आपके पास एक वेरिएबल की टाइप होती है इंट, होल नंबर्स के लिए। फिर एक और टाइप है हमारे पास जिसे कि हम कहते हैं फ्लोट, जो कि डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक और टाइप होती है जिसे हम डबल कहते हैं, ये भी रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए होती है। और एक और टाइप होती है जिसे कि हम जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग कहते हैं, ये भी इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए होती है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे क्या होता है। फिर एक और टाइप होती है जिसे हम कैरेक्टर या चार कहते हैं। बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स C++ में मौजूद है। इसके आगे फर्दर कुछ सब कैटेगरीज हैं और एक और डेटा टाइप भी आप इसमें कर लेके, एक और डेटा टाइप है दैट इज द बूल। बूल भी एक डेटा टाइप है। ये बूल बेसिकली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बूल डेटा टाइप जो है ये हमारी लॉजिकल सॉरी ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके जी। तो ये थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया कि वेरिएबल्स होते हैं, उनकी टाइप्स हैं, डिफरेंट लिटरल्स होते हैं, उनकी लिटरल्स की भी टाइप्स होती हैं, ये मैंने सब आपको बता दिया, ओके जी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास जो साइज है, किसी भी जाहिर सी बात है कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है। अब मेमोरी बेसिकली क्या होती है, आपको पता है कि बाइट्स की सूरत में मेमोरी होती है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को मतलब इस्तेमाल करते हैं तो उससे मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह लेनी है, राइट। तो जो जगह लेनी है हर एक का एक अपना साइज है, ये आपको याद रखना है। C++ की हम बात कर रहे हैं कि किस वेरिएबल की जो टाइप, किस टाइप का जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा, राइट। ओके जी, मैं आपको बता देता हूं। राइट जी, हमारे पास थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि आपके पास साइज जो है इसका बाइट्स में साइज होगा। आपके पास एक चार डेटा टाइप है, चार डेटा टाइप का जो साइज है वो 1 बाइट होता है, 1 बाइट ये मेमोरी में रहता है, ये आपने याद रखना है। आपके पास जो इंटीजर है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक इंट है, एक इंट है, ठीक है ना। लेकिन इंट की कुछ सब टाइप्स आप कह सकते हैं। एक आपके पास शॉर्ट होता है और एक आपके पास लॉन्ग होता है, राइट। ये जो इंट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये तीनों वेरिएबल्स जो है ये होल नंबर्स को स्टोर करते हैं। जैसे जो शॉर्ट है वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है, राइट। लॉन्ग जो है वो 4 बाइट्स लेता है, जो कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मे बी किसी कंपाइलर में इसका इसका जो साइज है वो 8 बाइट्स भी हो सकता है और शॉर्ट हो सकता है कि मे बी 4 बाइट्स का। अच्छा, ये जो आपके पास इंटीजर है ये असल में 4 बाइट्स लेता है, राइट। तो अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटीजर, फॉर एग्जांपल आई, राइट, या आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं लेट्स से लॉन्ग स्पेस आई, तो ये दोनों सेम है, तो इसमें फर्क नहीं है, राइट। जो इंटीजर टाइप से जब आप डिक्लेयर करेंगे वो भी 4 बाइट्स लेगा, जो लॉन्ग से आप डिक्लेयर करेंगे वो भी 4 बाइट्स, राइट। अच्छा, जो शॉर्ट है जब आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल सपोज शॉर्ट लेट्स से एस,
सो एस इज द वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट। जो शॉर्ट है वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेगा। बात समझ आ गई? अब मसला ये है कि देखिए मेमोरी छोटे होने से या बड़े होने से क्या फर्क है। अगर आपकी मेमोरी 2 बाइट्स की है तो आप इसमें जाहिर सी बात है कि 2 बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कोई उसकी एक रेंज है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम क्या रेंज है और मिनिमम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कितनी छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो शॉर्ट भी इंटीजर है, लॉन्ग भी इंटीजर है, ठीक है। ओके, बेसिकली जो इंटीजर लॉन्ग में क्या फर्क है, नॉर्मली 2 टाइप्स होती है, एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है, राइट। यहाँ पे जो इंटीजर है, इंट जो है वो लॉन्ग टाइप का है। कुछ पुराने कंपाइलर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपके पास जो था इंटीजर जो था वो 2 बाइट्स का होता था, राइट। तो जो पुराने 16 बिट के कंपाइलर हैं उनके अंदर जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो इंटीजर है वो शॉर्ट टाइप का होता है। बात समझ आ गई आपको? तो बेसिकली इस कंपाइलर में जो कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो टाइप है वो क्या है आपकी, बेसिकली ये लॉन्ग टाइप का इंटीजर है। तो लॉन्ग और इंटीजर में कोई फर्क नहीं है। तो ज्यादातर यूज, क्योंकि इंट यूज किया जाता है तो इसलिए लॉन्ग भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्क कोई नहीं है, ना इंट में लिख दें या लॉन्ग लिख दें, एक ही बात है। अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास कैरेक्टर 1 बाइट है, ये इंटीजर्स है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास अगर आप रियल नंबर्स में देखें तो रियल डेटा टाइप में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, एक फ्लोट होता है और एक डबल होता है, फ्लोट एंड डबल। अब फ्लोट जो है वो मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है और जो डबल है वो 8 बाइट्स लेता है। ये आपने याद रखना, मैं भी आपको चेक भी करके बता दूंगा। उसके बाद एक और टाइप होती है जिसे हमने कहा कि बूल। बूल जो है वो मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेता है। चलिए जी, मैं इसको जरा आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कंपाइलर के अंदर कि जो कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वाकई उसके अंदर ये जो साइज मैंने आपको बताया ये यही साइज है हर मेमोरी, यानी कि कौन सी टाइप का जो वेरिएबल है मेमोरी में कितनी जगह लेगा है। ओके जी, मैं इसको भी रिमार्क्स कर रहा हूँ। ओके जी, हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है सी आउट एंड एल, और इसके साथ आप लिख सकते हैं साइज ऑफ, आपने लिखना साइज ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस। इसके अंदर आप कोई भी टाइप बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से साइज ऑफ इंटीजर, तो ये मुझे इंटीजर का साइज बता दें, राइट। अच्छा, सी आउट के साथ एक चीज याद रखिएगा, ये लेस देन इसको आप स्ट्रीम ऑपरेटर भी कहते हैं। ये स्ट्रीम ऑपरेटर की सब टाइप है, ये एक इंसर्शन ऑपरेटर है जो कि सी आउट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आपने लेस देन करके कई आप चीजें लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई टेक्स्ट आपने लिखना है तो आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे साइज ऑफ इंट लिख देता हूँ इज इक्वल, और उसके आगे फिर लेस देन आप, तो ये क्या करेगा, सी आउट पहले हैंडल करेगा, न्यू लाइन फीड करेगा, उसके बाद फिर सी आउट को क्या पास करेगा, ये टेक्स्ट पास करेगा साइज ऑफ इंट इज इक्वल टू दिस, और उसके आगे साइज ऑफ इंट उसकी जो आउटपुट है वो प्रिंट कर देगा। तो लेट्स से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। हमारे मुताबिक इसका साइज 4 आना चाहिए। ओके, तो आप ये देख सकते हैं साइज ऑफ इंटीजर क्या है, 4। समझ आ गई आपको? चलिए जी, मैं तमाम टाइप्स जो भी हमने पढ़ी है उसकी हर एक का साइज हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे साइज ऑफ इंटीजर की बजाय मैं साइज ऑफ लेट्स से शॉर्ट लिख देता हूँ, साइज ऑफ शॉर्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल शॉर्ट। इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जरा जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट के अलावा लॉन्ग का साइज हम देख लेते हैं, साइज ऑफ लॉन्ग, साइज ऑफ लॉन्ग। इसी तरह से साइज ऑफ फॉर एग्जांपल फ्लोट जो है, फ्लोट का साइज हम देख लेते हैं। ओके, इसी तरह से फ्लोट के अलावा अगर आप साइज ऑफ डबल देखना चाहें तो कुछ लोग इसको फ्लोट को सिंगल प्रिसिशन भी कहते हैं और डबल को डबल प्रिसिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे फॉर एग्जांपल डबल, और साइज ऑफ लेट्स से 4 जो कैरेक्टर है उसकी उसका साइज कितना है हमारे कंपाइलर के अंदर, 4, और एक फूल का साइज भी हम देख लेते हैं, साइज ऑफ राइट।
ओके जी, हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ओके जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीजर का साइज 4 है, शॉर्ट का साइज 2 है, लॉन्ग जो है मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा, फ्लोट जो है 4 बाइट्स लेता है, साइज ऑफ डबल जो है 8 है, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है और बूल जो है वो भी 1 बाइट है। तो बेसिकली ये टोटल आपके पास C++ में जो अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है ना, वो ये है। समझ आ गया? चलिए अब हम छोटा सा एक काम करते हैं कि इसके साइज से बेसिकली मकसद क्या है, ठीक है। देखें, जब मैं ये कहता हूं कि 1 बाइट है, राइट, ओके जी, जब मैं कहता हूं कि 1 बाइट की मेमोरी है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 1 बाइट की मेमोरी है। 1 बाइट से मुराद क्या है? आपको पता है कि 8 बिट्स होती है, 8 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, 8 बिट्स होती है, राइट। अब अगर आपके पास फर्ज कर लें कि आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ये जो बिट होती है ये स्विच होता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 2 स्विच है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये स्विच है लेट से S1 और ये एक स्विच है S2, ठीक है। अगर आपके पास एक स्विच हो तो एक स्विच की मैक्सिमम 2 स्टेट्स हो, इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1। आपको पता है 0 से मुराद लो वोल्टेज होते हैं, 1 से मुराद हाई वोल्ट होते हैं। तो बेसिकली अगर आप रैम, जब आप कहते हैं कि ये 8 बिट्स की मेमोरी है या 1 बाइट की मेमोरी है, तो आप इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनली तौर पर ये 8 बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं। ओके, ये 8 बिट्स हैं, 8 स्विचेस हैं। अब अगर आप इन 8 स्विचेस की डिफरेंट स्टेट्स हो सकती है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई 0 1 हो, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस 8 बिट्स के अंदर मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस हैं? तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास एक स्विच है तो उसके 2 कॉम्बिनेशंस हैं, तो आप कैसे लिखते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ स्विचेस या नंबर ऑफ बिट्स, दैट इज इक्वल टू 2। अगर आपके पास 2 स्विच है S1 और S2, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। अगर आपके पास 3 स्विच हो तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसी तरह से जो 2 पावर 8 है वो टोटल 256 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, 256। तो 256 को अगर आप डेसिमल में आप देखेंगे तो ये क्या रेंज बनती है? 0 से लेकर 255 तक, राइट। अगर इसमें तमाम बिट्स आपकी 0 कर दी जाए, 8 की 8 बिट्स 0 कर दी जाए, ये सबसे वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो ये डेसिमल में बराबर होता है 0 के। और अगर आप तमाम 8 की 8 बिट्स को ऑन कर दें, राइट, तो ये कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है ये 255, राइट। चलिए थोड़ा सा जल्दी से मैं जरा आपको बता देता हूँ कि अगर आपने किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो कैसे करते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, लिख देना है जल्दी से 1 2 4 8 8 let's say 16 32 64 130, राइट। अब आप कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोड है, लेट्स से 0 0 0 1 1 1 0 0। तो आपने क्या करना है कि इनके ऊपर, इनको हम वेट्स कहते हैं, 1 2 4 8 16 32 64, ये डबल्स होते जाएंगे, राइट। तो जिनके बिट्स आपकी 1 है उन वेट्स को आप जमा कर दें। जैसे 16 है, 16 प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24, 24 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये असल में 28 के बराबर है। ये जो कोड है आपका, ये 28 डेसिमल के बराबर है, राइट। अच्छा, इसी तरह से मतलब वैसे अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आपने पहले पढ़ा होगा कि अच्छे डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो आप क्या करते हैं, लाइक आप करते जी 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1। तो इस तरह से आप लोग किया करते हैं, तो वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट वे है। जब भी हम करेंगे तो हम बेसिकली इससे करेंगे तो जरा ये क्विकली हो जाता है। ओके जी, तो अगर आप देखें तो अगर आपके पास 1 बाइट की मेमोरी होगी, राइट, अगर आपके पास, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास 1 बाइट की मेमोरी है तो उसके अंदर आप कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं डेसिमल में? 0 से लेकर 2 रेज टू दी पावर 8 माइनस 1। समझ आ गई? जैसे मैंने अभी आपको बताया 8 बिट्स की मेमोरी के अंदर
टोटल 0 से लेकर 255, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 255 आ सकती है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे, तो 0 से लेकर 2 पावर 8 क्या होता है 256 माइनस 1। माइनस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको 0 से शुरू कर रहे हैं। बात समझ आ गई? अगर हम 1 से शुरू करते होते तो, लेकिन क्योंकि ये इसी तरह से होता है, बाइनरी सिस्टम जो होता है वो 0 से लेकर 2 पावर 8। तो अगर आपके पास, फर्ज कर लें, अगर आपके पास 16 बिट्स होती है या 2 बाइट्स का डेटा का वेरिएबल होता है, तो उसमें आप मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते थे, 0 से लेकर 2 पावर 16 माइनस 1। ये डेसिमल में अगर आप देखें 0 से लेकर 65,535 है। तो यानी कि अगर आपके पास 2 बाइट्स की मेमोरी होगी तो आप उसमें मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 65,535 स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ और भी होता है, साइंड वैल्यूज और अनसाइंड वैल्यूज, उसके बारे में फिलहाल अभी हम बात नहीं कर रहे, तो हम थोड़ा सा लेटर स्टेज पर जाकर देखेंगे। ओके जी, आपने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। चले जी, आपने हम यहाँ पर गूगल के ऊपर जाते हैं और इसकी रेंज जो है वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं वेरिएबल्स वैल्यूज C++ डेटा टाइप्स साइज एंड रेंज। चलो साइज एंड रेंज आ गया, ये लिखो। ओके जी, हमारे पास आ गया, तो जरा आपके से बता देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक शॉर्ट है, शॉर्ट इंट लिखा हुआ है। तो हम C++ में खाली शॉर्ट लिखते हैं, ये शॉर्ट इंट लिखते हैं, एक ही बात है, दोनों एक्सेप्टेबल है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एक साइंड रेंज होती है, एक अनसाइंड रेंज होती है। बेसिकली हम ये जो मेमोरी होती है आपकी, हम इसको चाहें तो एज ए ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जैसे फर्ज कर लें मेरे पास शॉर्ट लिख दे या शॉर्ट इंट लिख दे, एक ही बात, शॉर्ट इंट एक्स। तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का, शॉर्ट इंटीजर टाइप, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट एक्स। बात समझा? अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर का, तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर होती है और पॉजिटिव वैल्यूज भी स्टोर होती है, राइट। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरह से अगर आपके पास एक कैरेक्टर टाइप की मेमोरी है, तो कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। अब इस 1 बाइट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये आपका क्या होता है, साइन, यानी कि आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। अगर आप 1 बाइट की मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर जो अनसाइंड रेंज और एक साइंड रेंज, साइंड रेंज से मुराद क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी। अनसाइंड का मतलब क्या है कि विदाउट साइन, और विदाउट साइन जो वैल्यूज होती हैं उनको नॉर्मली मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा, उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो इसकी जो अनसाइंड रेंज होगी वो 0 से लेकर 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1, यानी कि 0 से लेकर 256, यानी कि 0 से 255 डेसिमल में ही वैल्यूज बना। अगर आप उसको ऐसे साइन डिक्लेयर कर देंगे तो साइन से क्या होता है कि हाफ आपकी नेगेटिव में चली जाएंगी और हाफ पॉजिटिव में चली जाएंगी, यानी कि इसकी नेगेटिव रेंज हो जाएगी -2 रेज़ टू द पावर 7 से लेकर +2 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 1। -2 पावर 7 क्या होगा, 2 पावर 8 अगर 256 है तो 2 पावर 7 क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप देख लें कि 2 पावर 7 आपका 7 बिट्स में आपका बनता है 128 बनेगा। तो इसकी रेंज क्या बनेगी आपकी, -128 से लेकर +127। बात समझ आया, ये रेंज आ। तो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बताएं इसकी रेंज क्या है, अगर आपके पास 1 बाइट मेमोरी है उसकी रेंज क्या है। तो जो आपकी 2 बाइट्स की मेमोरी होगी, जैसे शॉर्ट है, तो उसकी एक साइंड रेंज होगी, साइंड रेंज, अनसाइंड रेंज होगी। अनसाइंड रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 2 पावर 16 माइनस 1। उसकी साइंड रेंज क्या होगी, -2 रेज़ टू द पावर 15, जैसे 16 था एक कम कर देंगे, 15 से लेकर
2 प्लस 2 रेज टू द पावर 15 माइनस 1, ये तकरीबन बनता है माइनस 32,768 से लेकर प्लस 32,767। बात समझ आ गई? इसी तरह से अगर आपके पास 4 बाइट्स की मेमोरी हो, लॉन्ग मेमोरी हो, तो उसमें क्या होगी, इसकी जो अनसाइंड रेंज होगी वो 0 से लेकर 2 पावर, क्योंकि 4 बाइट 32 होता है, 2 पावर 32 माइनस 1, और उसकी साइड रेंज क्या होगी माइनस 2 रेज टू दी पावर 31 से लेकर प्लस 2 रेज टू दी पावर 31 माइनस 1। बात समझ आ गई आपको? तो ये चीज आपने थोड़ी सी याद रखनी है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू और कितनी मिनिमम वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट। आप इसको अगर करना चाहें तो आप एक्सेल में इसको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर बता सकूं आपको तो मैं एक होल्ड कर, एक्सेल में इसको जरा चेक कर लेते हैं। यदि हमारे पास एक फंक्शन होता है इक्वल टू, पावर का एक फंक्शन होता है। अगर हम पावर कैलकुलेट करें 2 पावर 2 कॉमा, और अगर मैं 8 लिखता हूँ यहाँ पर, राइट, तो आप ये देख सकते हैं 256 वैल्यू है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू लेट्स से पावर, और मैं 2 पावर कैलकुलेट करता हूँ फॉर एग्जांपल 16, राइट, तो आप ये देख सकते हैं 65,536 पर। तो अगर आप, तो 65,536 से मुराद यानी कि 0 से लेकर, और एक कम होगा 65,535 पर, राइट। अच्छा, इसी तरह से आप इक्वल टू पावर कैलकुलेट करना चाहें, 2 की पावर आप कैलकुलेट कर रहे 32, तो ये अबाउट 4 बिलियन वैल्यूज, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो ये आपकी एक कम करते 0 से लेकर यूनिट 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, तकरीबन 4 बिलियन 29 करोड़, और जो भी ये बनती है माइनस 1। तो खैर आपको ये पूरी एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये रेंज अपने ज़हन में रखें कि साइंड में क्या होता है और अनसाइंड में क्या होता है। ओके जी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, चलिए जी मैं इसको कंपाइलर के अंदर मैं आपको इसको अब रन करके दिखाता हूँ। ओके, चलिए जी मैं इसको भी रिमार्क्स कर रहा हूँ। ओके, चलिए जी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ शॉर्ट टाइप का, शॉर्ट लेट्स से एस। अब आपको ये पता है कि शॉर्ट टाइप का ये वेरिएबल है एस, तो ये असल में मेमोरी में कितनी जगह लेगा, इट विल टेक 2 बाइट्स, राइट, 2 बाइट्स। अच्छा, अब शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है, आप इसमें चाहें तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर, अच्छा, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, इसको आप क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल से मुराद क्या है कि हम एक तो वेरिएबल का नाम रखते हैं और हम साथ में उसकी टाइप बताते हैं। तो ये एस जो है वो एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, शॉर्ट टाइप का। अच्छा, बाय डिफॉल्ट, अब ये एक अलग, अब ये बहस है कि आया कि अब ये साइंड है या अनसाइंड है, तो कोई भी वेरिएबल या तो साइंड हो सकता है या अनसाइंड हो सकता है। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट जब आप C++ में वेरिएबल के साथ अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, यानी कि आप इसके साथ यहाँ पर साइन लिखते हैं। अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको अनसाइंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, अनसाइंड शॉर्ट एस। इसको कंपाइल करते हैं। ओके, तो ये वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो गया शॉर्ट टाइप, अनसाइंड टाइप का। ओके, अगर आप यहाँ पर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, बताया कि आपका जो वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट जो नंबर्स टाइप का होता है वो साइंड होता है या अनसाइंड होता है, तो आप बताएंगे कि बाय डिफॉल्ट वो साइंड होता है। लेकिन अगर आप इसको, मतलब इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यूज को भी स्टोर करना है, पॉजिटिव को भी करना है, तो आप उसको एज ए साइन डिक्लेयर करें। लेकिन आपको ये पता है कि अगर आपने, अच्छा, उस सूरत में फिर आपके पास शॉर्ट है, जैसे इसमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी -32,768 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 32,767। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने, तो इसका मतलब कि मैं अगर इसमें 32,767 से बड़ी वैल्यू स्टोर करूंगा तो ये उस तरह से इसको स्टोर नहीं करेगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आपको पता है कि इसकी जो रेंज है वो क्या रेंज बनती है हमारी, -32,768 से लेकर क्या बनती है, प्लस
32,767, राइट। चलिए ओके, तो आप यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, लेट्स से 40,000 लेते हैं, राइट। अब मुझे ये पता है कि ये 40,000 वैल्यू इसमें नहीं आ सकती, पॉजिटिव वैल्यू है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रेंज है वो इतनी है। ओके जी, लेट्स से मैं इसको कंपाइल करके फिर भी हम इसकी आउटपुट देखते हैं। कंपाइल करते हैं और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप ओके, तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया है कि आपको 40,000 की बजाय कोई और वैल्यू शो कर रहा है। ये नेगेटिव में वैल्यू शो कर रहा है, ये एक अलग बहस है, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, मैं फिलहाल इसके ऊपर नहीं बताऊंगा अभी। ये इसने क्या किया मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, ये बड़ी लंबी चौड़ी बहस चली जाएगी। ओके, फिलहाल आपको जानना जरूरी है कि ये बात आप देख लें कि आपके पास ये 40,000 वैल्यू इस शॉर्ट में 2 बाइट्स में नहीं आ सकती, राइट। अब इसका दो हल है, या तो मैं इस वेरिएबल की जो टाइप है शॉर्ट की बजाय लॉन्ग कर दूं, तो लॉन्ग की मुझे रेंज पता है, वो काफी बड़ी रेंज है, उसमें ये आ जाएगी, ये आ गई वैल्यू। और एक और इसका हल ये है, अब मैंने अगर पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इसको शॉर्ट ही रहने दूं और इसके साथ मैं अनसाइंड लगा दूं। तो जब आप इसको एज ए जब आप इसको एज ए अनसाइंड डिक्लेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अनसाइंड की जो रेंज है वो कितनी बन जाएगी, 0 से लेकर 65,536, ये बात, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा, खुला डुला आएगा, ये देखिए बात समझ आ गई। अब इस सूरत में आप ये देखें कि अब आप अगर कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर करेंगे ना तो वो नहीं होगी, मतलब स्टोर एरर कोई नहीं देगा, लेकिन वो एज सच आपको -40 नहीं दिखाएगा। जैसे आप देखें ये -40 की जगह कुछ और वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि वो एक अनसाइंड वेरिएबल है, तो आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा, तो उसने -40 को कन्वर्ट कर लिया इसके इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू के अंदर, अब वो शो कर रहा है। ये कैसे कन्वर्ट होता है मैं बाहर बता रहा हूं, मैं उसकी बहस में अभी फिलहाल हम नहीं जा रहे। ये बात समझ आ गई आपको? तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइंड और अनसाइंड में फर्क क्या होता है। अनसाइंड में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, अगर आप इसके साथ अनसाइंड लगा देंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेगा। बात समझ आ गई आपको? चले जी, मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा मैं आपको भी दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो रेंजेस हमने देखी थी, तो आप ये देख सकते हैं शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स देता है, बाय डिफॉल्ट वो साइंड होता है, और अगर वो साइंड है तो उसकी रेंज ये बनती है। अगर आप उससे पहले अनसाइंड का कीवर्ड इस्तेमाल कर दें, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स, समटाइम कीवर्ड्स कहते हैं, कुछ लोग इसको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। तो रिजर्व वर्ड्स ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं, और नॉर्मली वेरिएबल का नाम जब भी आपने रखना है कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, अगर अदरवाइज वो कंपाइलर एरर देगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी वेरिएबल का नाम लेट्स से इंट रखूं या शॉर्ट रखूं तो वो एरर देगा। अच्छा, इसी तरह से अनसाइंड इंट जो है वो 4 बाइट्स देता है, लेकिन उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर, ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई थी। और अगर खाली इंट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो साइंड होता है, अगर आप इसके साथ साइंड लगा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये उसकी रेंज कर देगा। ओके, अच्छा, इसी तरह से ये देखें डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस इंटीजर कैरेक्टर, ये आपके पास आ रही, तो ये देखिए, ये हम देख रहे थे। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आप ये देखें जैसे से लिखा हुआ है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, खाली लॉन्ग लिखते हैं या लॉन्ग इंटीजर लिखते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह से साइंड कैरेक्टर या अनसाइंड कैरेक्टर एक ही बाइट्स लेगा। अगर आप इसको साइंड कैरेक्टर करेंगे तो उसकी रेंज ये बन जाएगी, क्योंकि कैरेक्टर एक बाइट लेता है, और अगर आप अनसाइंड डिक्लेयर करेंगे तो उसकी ये रेंज बन जाएगी। अच्छा, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है, डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता है, एक और भी टाइप होती है वो लॉन्ग डबल होती है, वो 12 बाइट्स लेती है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिलहाल जो है जो फ्लोट है रेंज और डबल की जो रेंज है ये कैसे कैलकुलेट होती है वो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है फिलहाल, क्योंकि आपके बुक में मिलता है कैसे कैलकुलेट होता है। आगे एक कोर्स आएगा आपका, उसमें आपके पढ़ लेंगे ये कैसे कैलकुलेट होता है। फिलहाल आप जाके आपके लिए थोड़ा सा काम है, आपने क्या करना है कि आपने रेंज फाइंड करनी है कि फ्लोट में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम क्या स्टोर होगी, और आपके पास डबल के अंदर मिनिमम वैल्यू और
मैक्सिमम, चलो मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं C++ फ्लोट डेटा टाइप रेंज। ओके जी, सो अच्छा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोट जो है इसमें ये कितनी क्या रेंज है 3.4, और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.4 ई, ठीक है, प्लस 38 से लेकर -38 से लेकर 3.4 ई यानी कि ये 10 रेशियो है। चलो मैं आपको बताऊँ, बेसिकली ये इसकी रेंज बनती है, साइंटिफिक नोटेशन में उसने दी हुई है, आपको बता दें। फ्लोट की जो रेंज है उससे दी हुई है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर +38। ये मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, आप इसको जान सकते हैं, इसको आपको पता ही है कि ये क्या होगा 3.4 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 38, यानी कि कितनी छोटी वैल्यू, 1 से भी बहुत छोटी वैल्यू ये आपको दिखाएगा। और ये जो आपको 1 से मतलब 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 38, इतनी बड़ी वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास, आपको ये लगे कि इंटीजर के अंदर आपके पास वो 4 बिलियन तक मैक्सिमम वैल्यू, अगर इससे भी बड़ी वैल्यू आपने स्टोर करनी है तो फिर आप फ्लोट का सहारा लें। और अगर आपने फ्लोट की बजाय इससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो यहाँ पर आपके पास एक डबल है। डबल की रेंज क्या है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -308, यानी कि ओके, तो जो डबल है, डबल की रेंज कितनी बनती है जी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -308 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर +308, बहुत बड़ी वैल्यू, और इससे भी बड़ी वैल्यू आपने लेनी हो तो वो लॉन्ग डबल कर सकते हैं। खैर आपको एग्जैक्ट फिगर में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस किस्सा से थोड़ा सा याद रखने के लिए ये इनकी रेंजेस है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताया कि आप फ्लोट में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह से आप उसमें इसमें कर सकते हैं। ओके, ये हमारी डेटा टाइप्स थी, डिफरेंट वेरिएबल की जो डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल थी। बस मैं ये एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिख के मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर मैं इसको मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें कि हम इनपुट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट। वेरिएबल में डाटा को कैसे इनपुट किया जाता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने लगा जिसमें कि मैं ये करूंगा कि कीबोर्ड से 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करूंगा, उनको सम करके उसकी परसेंटेज निकाल के उसको मैं डिस्प्ले करूंगा। आप ऐसे कोड देखना, राइट। ओके, तो हमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स है, नॉर्मली वेरिएबल्स को जब भी आपने डिक्लेयर करना है आपने कोशिश करनी है कि जब आपने वेरिएबल को यूज करना है तो उससे पहले आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि एक वेरिएबल को सिर्फ आप एक दफा डिक्लेयर कर सकते हैं, एक से ज्यादा दफा डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। जैसे मैं यहाँ पे चले कि वेरिएबल के नाम, और वेरिएबल का नाम जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसका कैरेक्टर सेट क्या है, आपने कोशिश करनी है कि C++ में वेरिएबल के नेम्स जो है आप लोअर केस में लिखें और रेलेवेंट लिखें। ये नहीं कि कोई अपना नाम रखते हैं, अपने ब्रदर का नाम वेरिएबल का रखते हैं, ये काम मत करें, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, तो मुझे जो मार्क्स है डिपेंड करता है जो मार्क्स मैंने एंटर करने हैं उसकी टाइप क्या होगी, क्या मैं होल नंबर्स में एंटर करूंगा या मैं डेसिमल में करूंगा। अगर आप डेसिमल में इनपुट करना चाहते हैं तो उसकी टाइप आप फ्लोट रखते हैं, अगर आप होल नंबर्स में करना चाहते हैं तो उसकी टाइप आप इंटीजर रखते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ENG कॉमा लेट्स से Urdu, comma, let's say maths, comma, for example, physics, PHY, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। आप वेरिएबल्स को चाहे तो अलग अलग लाइन पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आप चाहे तो एक ही लाइन पे कॉमा सेपरेशन के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ
वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। ओके जी, हमारे पास जैसे हमारे पास सी आउट एक आउटपुट स्टेटमेंट है, इसके साथ आप जो कुछ भी लिखेंगे राइट, वो सी आउट से मुराद आप यूं समझ लें कि मॉनिटर है राइट, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट, अगर कोई टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इसको डबल कोट्स पे लिखेंगे, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो आप इसको खाली नाम दें। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ EN राइट। अब यहाँ पर देखिए ENG एक वेरिएबल है राइट, वेरिएबल क्या है, मेमोरी के अंदर जाहिर सी बात है इसको ENG एक वेरिएबल, इसको मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह मिल गई, उर्दू को भी 4 बाइट्स मिल गए, मैथ्स को भी 4 बाइट्स मिल गए और फिजिक्स के वेरिएबल को भी 4 बाइट्स मिल गए, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट लेस देन ENG, अब ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन इसको कोई वैल्यू अभी तक मैंने असाइन नहीं की। लेट्स से अगर हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं, ओके ओके, जब मैंने इसको रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि मैंने ENG वेरिएबल में कुछ स्टोर नहीं किया लेकिन ये आपको एक वैल्यू दिखा रहा है राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि C++ के अंदर जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर कुछ गार्बेज वैल्यूज पड़ी होती हैं हर लोकेशन पर, तो वो उस वेरिएबल में वो गार्बेज वैल्यू आ जाती है। बात समझ आ गई? गार्बेज आप समझे गन वाला है, ठीक है, मेमोरी में जो भी उस लोकेशन पर जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो कंपाइलर ने क्या किया, उसको मेमोरी में लोकेशन को रिजर्व कर दिया ENG के नाम से राइट। अच्छा, कुछ लोग वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, लेकिन एक बड़ा टेक्निकल फर्क होता है आइडेंटिफायर में और वेरिएबल में। वेरिएबल इज द मेमोरी लोकेशन एंड आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन। अगर आप देखें तो आपको बजाहिर एक ही लगेगा ENG वेरिएबल ही है, लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिफायर क्या होता है कि जब आप कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो अपने पास एक डिक्शनरी मेंटेन करता है, उसमें क्या करता है हर वेरिएबल के नाम के केस उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा होता है। अच्छा जी, जैसे ENG है, ENG को ये एड्रेस मिला हुआ है, तो बेसिकली ENG इज द आइडेंटिफायर ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। बात समझ आ गई आपको? तो ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का या किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो नाम बेसिकली रखा गया कंपाइलर ने, वो उसका एक आइडेंटिफायर होता है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। तो कुछ लोग वेरिएबल्स भी कह देते हैं, आइडेंटिफायर्स भी कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, कह देते, लेकिन एक छोटा सा एक ये टेक्निकल फर्क मैं आपको बताया। तो एक बात आपने और याद रखी है कि वेरिएबल का नाम रखते वक्त वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर भी रिकमेंडेड नहीं है, कोशिश करें अल्फाबेट से स्टार्ट करें। किसी वेरिएबल का नाम आपने कोई कीवर्ड नहीं रखना, कीवर्ड से मुराद क्या है, कोई रिजर्व वर्ड नहीं रखना, राइट। ओके, चलो जी, मैं अब यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट है, ओके जी। तो आपने देखा कि जब आप वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आपने डबल कोट्स के बगैर लिखना। अगर मैं इसी के गिर्द अगर डबल कोट्स लगा देता हूँ तो वो कंपाइलर इसको क्या समझेगा, ये कोई टेक्स्ट है। अब आप इसको रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर ENG लिखा हुआ है, राइट। और अगर आप विदाउट डबल कोट्स लिखेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आपको दिखाएगा, वो कोई गार्बेज वैल्यू होगी, अननोन वैल्यू होगी, राइट। ओके, चलिए जी। बेहतर ये होता है कि आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दें। इनिशियलाइज करने से मुराद क्या है कि आप इक्वल टू 0, हमने वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू डाल दी ताकि जब प्रोग्राम कंपाइल हो तो उसमें जो वैल्यू है, अब आप यहाँ पर कंपाइल करके आप रन करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कि आपको 0 शो करेगा, अब गार्बेज वैल्यू नहीं आ रही। बात समझ आ रही? डिक्लेयर करके छोड़ देंगे तो गार्बेज है, और जब आप वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, इसका मतलब है कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें जब आप वैल्यू डाल देते हैं तो वो इनिशियलाइज हो जाता है। चलिए जी, मैं जल्दी से आप लिख रहा हूँ। अब हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है सी इन, जैसे सी आउट होती है इसी तरह से सी इन है, ये एक इनपुट स्टेटमेंट है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ डबल ग्रेटर देन साइन होगा और यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम होगा जैसे ENG, ठीक है। अच्छा, सी इन क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है सी इन, इसको भी आप स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, ये छोड़ दें क्या होता है जानने की जरूरत नहीं अभी फिलहाल आपको। ये जो डबल ग्रेटर देन साइन है, जैसे उसको हमने इंसर्शन ऑपरेटर कहा था, इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम ऑपरेटर कहते हैं। जैसा भी नाम याद रखें, उसका पर्पस याद है, राइट। तो जब भी याद रखिएगा सी इन से मुराद क्या है, कीबोर्ड, राइट। और ग्रेटर देन ये आपका एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और EN ये क्या कह रहा है,
कीबोर्ड से जो वैल्यू है वो किसके अंदर जाएगी, ईएनजी वेरिएबल में। जैसे मैं इसमें इनपुट करता हूँ और फिर अगर आपने इसको डिस्प्ले करना हो तो सी आउट ईएनजी इस तरह से करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं देखें, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके जी, अब आप देखें कि एक कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, तो देखें आप कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कीबोर्ड से कोई वैल्यू मांग रहा है। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 40, अब जैसे मैं एंटर करूंगा ये वैल्यू किस में चली जाएगी, उस ईएनजी वेरिएबल में चली जाएगी और उसके बाद वो उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये देखें ये आउटपुट आ गई उसकी वैल्यू, राइट। तो आपने देखा कि इस तरह से हम वेरिएबल्स को इनपुट कर सकते हैं। चलो जी, मैं बस डायरेक्टली जो है ना एक प्रोग्राम लिखने लगा छोटा सा, ठीक है, और उसको जरा आप देखिए, बस विद इन 4 to 5 मिनट्स लगेंगे, मैं 5 मिनट्स में मुझे लगेगा। ओके, सी आउट, यहाँ पर हम कुछ साथ में एक मैसेज शो करते हैं, एक इंटरफेस हम बना लेते हैं। इंटरफेस कहते हैं कि जब आप प्रोग्राम रन करें तो आपका जो प्रोग्राम है आपको गाइड करे कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एंटर इंग्लिश मार्क्स, राइट, सेमीकोलन। अब आपने इनपुट करना है सी इन और यहाँ पर आपने लिख दिया ई एन। अच्छा, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर रहे हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश मार्क्स के बाद हमने लेट्स से कहता है एंटर उर्दू मार्क्स। उर्दू मार्क्स आपने इनपुट करने के उर्दू हमने जो वेरिएबल का नाम रखा है हमने वही यूज कर रहे हैं, देखें वहां पे उर्दू। इसी तरह से आगे एंटर मैथ्स मार्क्स, मैथ्स मार्क्स और उसका वेरिएबल हमने MATHS रखा हुआ है, और एंटर फॉर एग्जांपल फिजिक्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, और उसके वेरिएबल का नाम आपने PHY रखा है। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने ये रख दिया। तो फिर अब इन चारों को हमने जमा कर रहे हैं, तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से इंटीजर सम के नाम से हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें भी मैं 0 रख दिया। तो यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, सम इज इक्वल टू ENG प्लस उर्दू प्लस MATHS मैथ्स प्लस PHY, राइट। ये सम हो गया। अब अगर आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो सी आउट लेस देन डबल कोट्स में सम ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू, और इसके आगे लेस देन, यानी कि लेस देन के साथ आप कोई वेरिएबल आपको पता है कि डबल कोट्स के बगैर आता है, तो हम सम को डिस्प्ले कर देंगे तो ये सम आएगा। ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया, मैं इसको रन कर रहा हूँ। ओके जी, पूछा मुझसे एंटर इंग्लिश मार्क्स, लेट्स से मैं कहता हूँ 67, तो ये ENG वेरिएबल में 67 चला गया। एंटर उर्दू मार्क्स, ये उर्दू वेरिएबल में चला गया। उसके बाद एंटर मैथ्स मार्क्स, मैथ्स में चला गया, और ये आपके फिजिक्स में एंटर कर दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो इसने इन चारों वेरिएबल्स को सम करके सम वेरिएबल में स्टोर किया, और सम ऑफ मार्क्स में 298 आ गया। समझ आ गया। तो ये जो सी इन के साथ हम स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसे आप इनपुट स्टेटमेंट्स कहते हैं, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिसका ताल्लुक किसी इनपुट डिवाइस से हो उसे आप इनपुट स्टेटमेंट कह लें, और जिसका ताल्लुक किसी आउटपुट डिवाइस के साथ हो तो उसे आप आउटपुट स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो सी आउट जो है इसका ताल्लुक मॉनिटर के साथ है, तो ये आउटपुट स्टेटमेंट है। सी इन जो है वो आपकी कीबोर्ड से इसका ताल्लुक है, तो आप इसको इनपुट स्टेटमेंट। चलो जी, आज इतना काफ़ी है। अब मैं कोई क्वेश्चन आपने लेना हो तो करना हो तो आप हैंड्स अपने रेज कर दें और मैं फिर उसका आपको आंसर दूँगा। कोई सवाल करना चाहते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड? आज थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस हो गई, बाकी इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 4-5 लेक्चर्स हो गए। आप इसको जाके पढ़िएगा, हैंडआउट्स को पढ़िएगा, स्टेटमेंट्स काफ़ी चीज़ें जो साथ साथ मैं बता रहा था, कुछ चीज़ें अगर मिस होगी तो इसको इंशाल्लाह। ओके जी, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट का किसी को?
जी हेलो हेलो जी जी अली असगर हैं तो क्वेश्चन करना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, ये सवाल था कि सर जो आपने आज लेक्चर दिया है, तो सर इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी तो वो क्या ये भी यूट्यूब पे आएगी? वो हम अपना चैनल है उसके ऊपर इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, हम इसका शेयर कर देंगे। ठीक है सर। तो सर ये इसकी क्या हमें असाइनमेंट्स भी करनी पड़ेंगी इसकी? बिल्कुल असाइनमेंट्स आएंगी आपकी। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। बस ये पूछना था कि यूट्यूब पे आएगी कि नहीं, वो समझ कंफर्म आ करना गई था। आपको, लेक्चर में कोई मसला तो नहीं आया? नो सर, लेक्चर काफी अच्छे से समझ आया है, कोई मसला नहीं। वैसे ही मैं पूछ रहा था कि अगर यूट्यूब पे आ रहा है तो मैं इसे सेव कर लूंगा। वो नहीं, हमारे अगर चैनल पे हम इसको अपलोड कर दिया करेंगे, वो आपको बता देंगे। जी थैंक यू सो मच सर। तो कभी और किस पर क्वेश्चन करना चाहें? नहीं वो दो लोग नहीं लिखवाए, बाकी जो पिछला उसी में लिखवाता रहा। इंग्लिश का भी ऐसे ही जो इसमें रहता है वो तो मैं आगे से लेता हूँ दोबारा। जी और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप, फिर सेंड कर सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने इसका बताया कि कंटेंट जो आपने लिखवाए हैं इंटीजर्स वगैरह की टाइप वगैरह, वो आप कह रहे थे मैं कोई लिंक डाल दूंगा उस पर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। ये जो फाइल बनाई है उसकी बात जी कर जी रहे हैं, जो हमने जी जी काम बिल्कुल। किया। जी सर। वो ना मैं आपको जो है ना गूगल ड्राइव के ऊपर ना मैं अभी इसको किया नहीं, मैं करके ना मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज कर दूंगा। वो फिर आइंदा जो है ना उसमें डेट जी वाइज आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुआ करेंगी, तो जो कुछ हम जी लेक्चर में काम कर रहे हैं ना तो आप उसको मतलब उधर से देख लिया करें। जी ठीक सर। ठीक है सर। सर आवाज़ वो सही आ रही थी? आवाज़ सर बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा लेक्चर में सही ना आ ये आवाज़ आपकी बहुत कम आती है। चलें वो असल में आइए, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहा था, मैं दूसरी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी सर। चलो, और ठीक है कोई सर, थैंक यू। क्वेश्चन? नो सर, चलो बाकी क्लियर है। जी और कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन? चलें जी, बस फिर कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है, मैं एंड कर रहा हूँ इसको।